आएगा कि वो अगले 5 साल तक किसे सिर आंखों पर बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन चुनावी राज्यों में जनादेश को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, चुनावी राज्यों में अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 की काउंटिंग कल होगी और 4 बड़े राजनीति के लिहाज से राज्यों को माना जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अनिल कुमार बंसल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर जी, क्योंकि ये 4 राज्यों के जो विधानसभा के नतीजे कल जनादेश आने वाला है, ये क्या एक बड़ा संदेश देते नजर आएंगे? क्या ये अप्रत्याशित तौर से दिखाई देते नजर आएंगे, या जो एक्सपेक्टेड लाइंस जो अभी तक की बनती नजर आ रही है उस दिशा में ये रुझान दिखाई पड़ेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एग्जिट पोल पूरा 100% करेक्ट निकलेगा। हो सकता है कुछ राज्यों का नतीजा उस साइड, मतलब उस तरफ हो, लेकिन कुल मिला के देखा जाए, इस चुनाव में जो मुद्दे रहे हैं, विकास, भ्रष्टाचार, और दूसरी है बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में चल रही सरकार, और मध्य प्रदेश में जो काम पिछले 5 साल में हुआ है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और 5 साल क्यों, उससे पहले भी, क्योंकि इनका तो अभी 4 टर्म हो चुका है। उस टर्म में कई, जैसे आपने देखा है लाडली बहना स्कीम जितना पॉपुलर है। और दूसरी बात नरेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ, इस बार जिस परिमाण में हमने महिला वोटर्स को देखा है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, और राजस्थान में हम जानते हैं इस बार लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू रहा है, महिला का सिक्योरिटी इशू भी एक बड़ा रही है, सुरक्षा। तो ये सारे चीज़ें देखने से मुझे लगता है कि वोटर के माइंड पे, अगर सरकार वहाँ अच्छा परफॉर्म की है, डिलीवरी अच्छी हुई है, उनको डेफिनेटली फिर वोट करेंगे। मगर जहाँ कमियां हैं तो वो बिल्कुल ये करेंगे। और सारे पार्टियां इस ध्यान रखते हुए कई जगह एमएलए बदले, नए नए चेहरे को सामने लाए जी। तो एक प्रकार से मुझे लगता है ये एक प्रकार से टाइट इलेक्शन, हर इलेक्शन टाइट ही होता है जी। लेकिन एक बात हमें मन में रखना चाहिए हरिंद्र जी, 2018 में आपको याद होगा, इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी, लेकिन इसका कोई बड़ा असर लोकसभा चुनाव 2019 में नहीं हुआ जी। देखिए, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात आती है तो अभी भी मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ही पॉपुलैरिटी ज्यादा है। जी, अनिल कुमार बंसल जी, आपको लगता है कि इन राज्यों को लेकर जो एग्जिट पोल्स अभी आए, जिस प्रकार के रुझान या संकेत देते नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल का कल का दिन है, किस तरीके से वो आप इन दोनों के बीच के अंतर को देख रहे हैं? क्या एक बड़ा संदेश होगा, और कौन से बड़े मसले और मुद्दे रहे जिन्होंने कमोवेश इन तमाम राज्यों में असर डाला इस बार? देखिए, एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल तो नहीं मान सकते, फिर एग्जिट रह ही नहीं जाएगा, ना काउंटिंग का कोई मतलब होगा। लेकिन ये एक संकेत होता है, अनुमान लगाते हैं। पर चुनाव का जब प्रचार का अभियान चला हुआ था तभी दिखने लगा था। जैसे राजस्थान के बारे में, ये एक परंपरा है 30 साल से कि वहाँ हर बार सत्ता का परिवर्तन होता है, तो बीजेपी इसको भी अपने पक्ष में एक पहलू मानकर चलती रही है, और ये स्वाभाविक भी है कि लगातार। और वसुंधरा राजे जो सीट लेकर आई थी, उतनी सीट अभी तक कोई वहां, गहलोत जी चाहे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन उतनी सीटें कभी लेकर नहीं आए। तो ये जो राजस्थान को लेकर और मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, जैसे लगभग माना जा रहा है कि वहां भाजपा लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन अभी उतना दावा उनका नहीं है। और तेलंगाना में लोकसभा की आप देखिए, अगर संदर्भ में चर्चा करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में 1 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन लोकसभा जब चुनाव हुआ तो 4 सीट बीजेपी को मिली। तो लोकसभा चुनाव, जो भी शेखर अय्यर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा के इन चुनाव परिणामों को हम लोकसभा के न उसको सेमीफाइनल मान सकते हैं, न उससे जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल मुद्दे अलग हैं, चेहरे अलग हैं, और सब बातें, सारी चीजें ठीक हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ 2 जगह कांटे की लड़ाई है। और जिस तरह एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, और खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा एक तरह से खुशी से लबरेज थी, तो उनको झटका लगा है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने वहां भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार को बनते हुए दिखाया है। और ये एक तरह से अभिनव प्रयोग भी होगा कि 5वीं बार भी
कोई सरकार बन सकती है। जैसे एक जमाने में ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में जीतते रहे, जैसे अभी हम उड़ीसा में देखते हैं नवीन पटनायक अपने राज्य में लगातार सत्ता पर बने हुए हैं। तो ये भी एक चमत्कारिक परिणाम होगा अगर मध्य प्रदेश में इस बार फिर भाजपा जीतती है। जी। तो ये माना जाएगा कि जो विकास है, जो नेतृत्व है, जो लोग सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, खुश है, और ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई एक अनिवार्य पहलू हो। जी शेखर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से चुनाव से पहले एक तस्वीर बनती नजर आ रही थी और एग्जिट पोल के बाद जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें एक बड़ा अंतर है। क्या महिलाओं का ज्यादा वोट करना, लाडली बहना जैसा योजना का एक काम होना, या किस प्रकार से डिलीवरी मैकेनिज्म को जमीन तक उतारना, क्या ये बड़े फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से आज शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ने रहेंगे? आपको लगता है कि ये एक ऐसा एक विषय होगा जिसको लेकर सबसे ज्यादा शायद चर्चा की जाएगी क्योंकि चुनाव से पहले स्थिति अलग थी और चुनाव के बाद की स्थिति अपने आप में बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखा रही है? बिल्कुल हरेंद्र जी, लेकिन वो चुनाव के कैंपेन के दौरान भी हमने देखा है कि जिस तरह जी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, उनकी सशक्तिकरण को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी स्वास्थ्य को लेकर जितने कार्यक्रम किए गए, और जो लाडली बहना स्कीम इतनी पॉपुलर है, ये तो सब मान रहे हैं। विपक्ष के कई नेता भी मुझे कहते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज शिवराज सिंह चौहान के लिए यही रहा है। और साथ में दूसरी बात क्या है कि मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, फिटिंग फैक्टर था जरूर, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी था कुछ एमएलए के प्रति, कुछ मंत्रियों के प्रति। कई जगह पे वो बदले गए, कई जगह नए प्रेसेस को दिए गए, और साथ में जो बीजेपी को पहले जो माना जाता था कमजोर बेल्ट जो है, जो ग्वालियर बेल्ट कहा जा रहा है, उस जो क्षेत्र में भी इस बार आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी केंद्र के नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी नेता बहुत जम के काम किए जमीन पे, उनके और उनके समर्थक दोनों बहुत जम के काम किए। तो एक प्रकार से बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक प्रकार से रिकॉर्ड वहां बनना चाहिए मध्य प्रदेश पे। दूसरी तरफ देखिए, ज्यादातर मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के एक नेता माने जाते हैं, लेकिन कमलनाथ, देखिए कमलनाथ एक तो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, वो ज्यादातर वो दिल्ली के निवासी है, लेकिन छिंदवाड़ा से लगातार जीते आए 1977 से। केवल एक ही बार ये हुए थे, लेकिन लगातार वो जीते आए, इसका मतलब उनका ज्यादातर छिंदवाड़ा का है। और कांग्रेस ने कमलनाथ जी को नेतृत्व दिया और ये किया इसी कारण से क्योंकि जो उनके पास रिसोर्सेस है। कांग्रेस ने सोचा कि कमलनाथ के कमांड में रिसोर्सेस ज्यादा कांग्रेस के लिए उन्हीं की कमांड में आएगा, देखिए इसलिए उनको किए। बट अगर यहां देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान एक जमीन के लीडर हैं, एक किसान के बेटे हैं, और जिस तरह वो ग्रासरूट पर कनेक्ट हुए, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, कोई आश्चर्य होने की ये नहीं है, कारण नहीं। अनिल जी, आपको लगता है कि अगर राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो चेहरे को सामने ना रखना, बीजेपी की ओर से कमल को उम्मीद और उम्मीदवार बनाना, या कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो एक इन फाइटिंग जो आपस में पार्टी में रही दो गुटों के लेकर, ये अपने आप में मसले, कई ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से एक कहीं कंफ्यूजन जैसी बात लगातार कही जाती रही। आपको लगता है क्या ये इस प्रकार के मसले रहे जिसकी वजह से एक बहुत टफ फाइट दिखाई पड़ रही है राजस्थान को लेकर? एक बहुत स्पष्ट पिक्चर इसलिए एग्जिट पोल में भी नहीं दिखती नजर आ रही है। नहीं, देखिए राजस्थान, मैंने बताया कि पहले भी जब भैरव सिंह जी इतनी बार मुख्यमंत्री रहे तो वहां लड़ाई हमेशा कांटे की ही होती रही है। 100 के आसपास सीटें रही, एक बार बस वसुंधरा राजे को 150 के आसपास सीटें मिली। राजस्थान अलग तरह का प्रदेश है। पर जो आपने कहा नेता मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, मुझे लगता है इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने वहां प्रचार में कहा कि हमारा उम्मीदवार चेहरा सब कमल है, और पार्टी ने जो भाजपा की सबसे अच्छी रणनीति रही, जो केंद्रीय नेतृत्व, बड़े नेताओं को लड़ाया, सांसदों को लड़ाया, ये इसका मजाक भी बनाया गया कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक संगठित और सोची समझी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था कि बड़े नेता आएंगे, सब कार्यकर्ता भी खड़े होंगे, जुटेंगे, और चुनाव में दिखाई देगा कि एक संगठित रूप से एकजुट होकर पार्टी लड़ रही है। तो बीजेपी के पक्ष में राजस्थान में ये पहलू खास है कि वहां पूरी पार्टी, कितना भी लोग खबरें चलाते रहे वसुंधरा राजे ये वो, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं, वो संगठित होकर लड़ी। जबकि यहाँ जो सचिन पायलट की जो बेल्ट है, वहाँ गुर्जर बेल्ट में ये बात बार बार उठी कि कई मतदाता भी नाराज नजर आए,
कई ऐसे उम्मीदवार भी थे जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते थे। तो ये कांग्रेस में इसका कहीं ना कहीं नुकसान हम नकार नहीं सकते कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है उसका नुकसान कांग्रेस को होगा या हुआ होगा, इसको हम नकार नहीं सकते। और जो आपने कहा राजस्थान में जो पहलू खास तौर पर लगता है, जैसे एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये एक मनोविज्ञान भी बन जाता है मतदाता का भी, वो मानकर चलते हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही आनी है। तो इसलिए मुझे ये पहलू भी भाजपा के पक्ष में नजर आता है। जी शेखर जी, आपको लगता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर समझने की बात करें तो अशोक गहलोत को लेकर भी ऐसे बहुत से मामले और मसले थे, भ्रष्टाचार की बात हो, घपले घोटाले को लेकर बात हो या उनके द्वारा किए जा रहे कामों की बात हो, शायद इसीलिए वो लगातार घिरते नजर आए, लाल डायरी से लेकर या तमाम प्रकार के जो तुष्टीकरण के आरोप थे। आपको लगता है कि पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं इन आरोपों से घिरते हुए अशोक गहलोत की सरकार और वो खुद एक तरीके से परेशानी और पशोपेश में दिखाई पड़े? बिल्कुल, अशोक गहलोत जी शुरू से ही बैकफुट पे थे। देखिए, पूरा अगर देखेंगे, जैसे ही ये लाल डायरी की बात आई, बाकी जो स्कैम्स की बात आई, एग्जाम पेपर लीक का बात आई, तो और देखिए जो अशोक गहलोत के पक्ष में जो कहा जा रहा है ये है कि भाई कुछ जो लोक कल्याण कार्यक्रम कुछ उसकी अच्छी डिलीवरी हुई है, इसीलिए ये कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज है, कई स्कीम्स अच्छे हुए। लेकिन साथ साथ में सबसे बड़ी आवाज अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से उठी, कांग्रेस के अंदर से हुई। ये जो लाल डायरी की बात उनके एक मंत्री ने उठाया था, तो बाद में वो निकाल दिए गए। लेकिन जो बातें सामने आई इस चुनाव में, सारे मुद्दे सचिन पायलट में उसकी आवाज दिए थे। सचिन पायलट का ये था कि भाई भ्रष्टाचार पर हमने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया जी। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता एकजुट करके काम किया। और ग्राउंड लेवल पर हाँ अवश्य आपके कांग्रेस हाईकमांड ने दोनों नेताओं को हाथ मिला के एक प्रकार से पिक्चर ऑफ यूनिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा कैडर लेवल पर कितना काम आया मुझे डाउट लग रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, पहले ये बात चल रही थी भाई वसुंधरा राजा वर्सेस रेस्ट करके बीजेपी में है, लेकिन जैसे सारे लिस्ट निकल आए उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि पार्टी सारे नेतृत्व को साथ लेकर चल रही है और सबकी जो दावाएं थी सीटों को लेकर सबको बीजेपी ने जितना हो सके उन्होंने उसको सबको सेटिस्फाई किया और बड़ी साइंटिफिक तरह से कैंडिडेट भी चूज हुए थे। मतलब पूरा सर्वे करके कौन किसका अच्छा पॉपुलैरिटी है, कौन ये सीट जितवा सकता है, इस तरह कई साइंटिफिक काम हुए। इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी इस चुनाव को जितने नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद बहुत एकजुट होकर काम किया। और प्रधानमंत्री का, खास करके प्रधानमंत्री का जो कैंपेन का इम्पैक्ट है, लास्ट में आपने देखा होगा रोड शो का इम्पैक्ट, कितनी भीड़ जुटी थी। तो ये कुल मिला देखा जाए बीजेपी के लिए राजस्थान एक एडवांटेज है ही। जी अनिल जी, आपको लगता है अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाए तो भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के कद के बराबर थे, तमाम राज्यों में जिम्मेदारी दी जाना और तमाम महत्वपूर्ण राज्यों को लेकर उनकी रणनीति पे काम करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जितनी आसान छत्तीसगढ़ में सरकार में रिपीट करने को लेकर बातें कही जाती थी कि इस चुनाव में होगी कांग्रेस के लिए, ऐसा नहीं दिख रहा है। सीधे तौर पे सरकार फंसी हुई नजर आ रही है, उसके अलावा एक बीजेपी सरकार बनाती और टक्कर देती नजर आ रही है। किस तरह से आप देखते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोई किसी भी एग्जिट पोल ने उनके लिए केक वॉक की स्थिति नहीं बताई है। मुकाबला कांटे का है, उसमें जब लड़ाई कांटे की होती तो हम ये बिल्कुल फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कांग्रेस आ ही रही है। चुनाव में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और कांग्रेस के भीतर भी वहां छत्तीसगढ़ में लड़ाई रही है। सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई, कोई 2.5 साल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो ऐसा नहीं है, तो जो उनकी लोकप्रियता हम मान सकते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले घटी है। और वोट परसेंटेज के बारे में भी यही आया है और सीटों के बारे में भी ज्यादातर एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि भूपेश बघेल उतने लोकप्रिय अब नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और लगभग अब 12 घंटे के आसपास का वक्त है जब कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये 4 राज्यों के जनादेश की स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही वक्त है इस चर्चा पे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।